दोस्तों आज की वीडियो में हम रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स का जो सेक्शन हमारा है उसको हम पढ़ेंगे। इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी टैक्स जो किसी पर्सन पर, किसी इंडिविजुअल पर लेवी होता है, वो जो डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि अगर इंडिविजुअल की हम बात करें तो इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर तीन आप उनका कैटेगरीज बना सकते हैं, जिसमें पहला होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, दूसरा होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट जिसको हम शॉर्ट में RNOR कहते हैं, और तीसरा जो होता है हमारा NR दैट इज़ नॉन रेसिडेंट। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स ये चैप्टर जो है ये इस बात में फोकस करता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर कौन सी इनकम पर इंडिविजुअल को टैक्स पे करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमें ये करनी पड़ेगी सबसे पहले कि हमें इनकम के टाइप्स की स्टडी करनी पड़ेगी, और इनकम को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली होती है इंडियन इनकम और दूसरी होती है फॉरेन इनकम। सिंपल। तो अब मेन जो हमें मुश्किल आती है वो इनकम को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी इनकम हमारी इंडियन इनकम है और कौन वाली इनकम फॉरेन इनकम है। तो यहाँ पे हमने आपके लिए एक डेफिनेशन बनाई है कि इंडियन इनकम किसको कहेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि इंडियन इनकम जो होगी इनमें से कोई तीन इंडियन इनकम होगी। ठीक है, इनमें से जो हमने आपको तीन ऑप्शन दे रखा है, पहले आइए पढ़ते हैं फिर समझते हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है इफ़ इनकम इज़ रिसीव्ड, रिसीव किया गया, या डीम्ड टू बी रिसीव्ड होना मान लिया गया। अगर इनकम रिसीव हो गई है या रिसीव्ड होना मान लिया गया है, कहाँ पर? इन इंडिया। ये मेन फोकस है, कहाँ पर रिसीव हो रही है या इनकम कहाँ पे रिसीव होना हम मान रहे हैं। डीम्ड मतलब होता है मानना। हम क्या मान रहे हैं? इनकम रिसीव हो चुकी है इन इंडिया, इंडिया में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देखिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हो रही है? प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये तो रिसीव हो रही है। एंड एट द सेम टाइम इट अक्रूज और अराइजेज। अक्रूज और अराइजेज, अक्रूड इनकम आप जानते होंगे कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कमा तो लिया है लेकिन मिली नहीं, हक तो बन गया है लेने का, मिलने का, लेकिन मिला नहीं, ऐसी इनकम को अक्रूड इनकम कहते हैं। और अराइज कहते हैं एक तरीके से कि हमने जो सोर्स जनरेट किया है, जिसके थ्रू इनकम जनरेट हो रही है, अगर वो चीज़ वहाँ पर है तो उसको अराइजेस बोलते हैं। या डीम्ड टू अक्रू और अराइज। डीम्ड टू अक्रू मतलब अक्रू होना मान लिया गया है कि, या अराइज होना मान लिया गया है अगर वो चीज़ इंडिया में हुआ। तो पहला केस ये बनता है कि अगर इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है या इंडिया में रिसीव होना मान लिया जा रहा है, एंड एट द सेम टाइम इनकम अक्रूज और अराइजेज, यानी इनकम अक्रूड और अराइज इंडिया में हो रही है, या डीम्ड टू अक्रू और अराइज इंडिया में हो रही है, तो ऐसी इनकम को इंडियन इनकम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें कैटेगरी हमारा दूसरा क्या ऑप्शन बता रहा है कि इफ़ इनकम इज़ रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में रिसीव हो रही है या रिसीव होना इंडिया में हम मान रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बट क्या कह रहा है? बट इट अक्रूज और अराइजेज और डीम्ड टू अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। इंडिया में इनकम रिसीव तो हुई है लेकिन उसका सोर्स ऑफ जनरेशन है, जो सोर्स हम अर्न किए हैं, इनकम जो अर्निंग का सोर्स है वो आउटसाइड द इंडिया है, लेकिन रिसीव हम इंडिया में कर रहे हैं, तो ऐसी इनकम को भी हम इंडियन इनकम बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि इफ़ इनकम इज़ रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव इंडिया के बाहर हो रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बट लेकिन साथ ही साथ इट अक्रूज और अराइजेज और डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ऐसी इनकम को भी हम क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम। अगर हम इन तीनों को वो करें, क्लासिफाई करें या इन तीनों को बहुत ब्रीफ में बताएं, तो आप ये समझ लीजिए ऐसी इनकम जिसका इंडिया से कुछ ना कुछ कनेक्शन हो, या तो इंडिया में रिसीव होकर रहे हो या तो इंडिया में अक्रूड हो रही हो। ठीक है, अगर इंडिया में कुछ भी हुआ, चाहे रिसीव वो इनकम हुई या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया में हुई, या अक्रूड इंडिया में हुई, या डीम्ड टू अक्रू या अराइज इंडिया में हो, यानी इंडिया में अगर उसका उस इनकम का कोई भी कनेक्शन है,
तो ऐसी इनकम को हम इंडियन इनकम बताएंगे। ठीक है, अब वो तीनों आप दोबारा एक बार पढ़ लीजिए तो आपको यही चीज़ उसमें नज़र आएगी जो हमने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया। तो कैसे पहचानेंगे कि कोई इनकम इंडियन इनकम है कि नहीं? अगर उसका कोई भी कनेक्शन आपको इंडिया से मिला, कोई भी कनेक्शन मतलब कि या तो वो इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, रिसीव होना इंडिया में माना जा रहा है, या अक्रूड और अराइज इंडिया में हो रही है, या डीम्ड टू अक्रू और अराइज, यानी इंडिया का कनेक्शन अगर कहीं पर भी आ रहा है एस्पेक्ट में, तो ऐसी इनकम को इंडियन इनकम मानते हैं। तो इसका रिवर्स हो जाएगा फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम क्या होती है? फॉरेन इनकम वो इनकम होती है जो ना ही इंडिया में रिसीव हो रही है आउटसाइड इंडिया, और ना ही इंडिया में एक्रूड हो रही है। अक्रू और अराइज भी आउटसाइड इंडिया है, यानी यहाँ पे इंडिया का कोई कनेक्शन नहीं होगा, ना ही इंडिया में रिसीव होगी, ना ही इंडिया में एक्रूड या डीम्ड टू बी अक्रूड होगी। ऐसी इनकम को फॉरेन इनकम बोलेंगे। बहुत आसान है, यानी आपको सिर्फ ये देखना है कि इंडिया का कनेक्शन उस इनकम में है कि नहीं। ठीक है, इन कनेक्शन मतलब या तो वो रिसीव हो रही हो या डीम टू बी रिसीव्ड माना जा रहा हो कि रिसीव होना इंडिया में है, या अक्रूड हो रही हो या डीम टू बी अक्रूड हो रही हो, तो ऐसी इनकम को इंडियन इनकम मानेंगे। और वो इनकम जो ना इंडिया में रिसीव हो रही है ना ही इंडिया में अक्रूड हो रही है, पैदा हो रही है, ठीक है, ऐसी इनकम को फॉरेन इनकम हम डिक्लेयर कर देंगे। तो पहला चीज़ हमें ये क्लियर करना होगा कि कौन सी इनकम हमारे लिए इंडियन इनकम है, यानी हमारे लिए मतलब इंडिविजुअल के लिए, जिसकी हम टैक्स लाइबिलिटी या ग्रॉस टोटल इनकम चेक करेंगे टैक्स लेवी करने के लिए। ठीक है, उसकी इनकम चेक करेंगे ताकि टैक्स लेवी कर सकें। ऐसे इंडिविजुअल के लिए इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम का पहले क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे आपको वो उसमें बना दिया है डायग्राम में, या आप टेबल में कह सकते हैं। देखिए, पहला जो हमने कॉलम बनाया है, वेदर इनकम इज़ रिसीव्ड इन इंडिया या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, अगर यस है इंडिया में रिसीव हो रही है। दूसरा कॉलम बनाया है वेदर इनकम अक्रूज और डीम टू बी अक्रूज इन इंडिया, कि इंडिया में अक्रूड भी हो रही है, तो ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव भी हो रही है, इंडिया में अक्रूड भी हो रही है, ऐसी इनकम को इंडियन इनकम बोलते हैं। ठीक है, सेकंड केस देखिए, इंडिया में रिसीव हो रही है लेकिन अक्रूड इंडिया के बाहर हो रही है, लेकिन एक तो चीज़ इंडिया का है ना, तो अगर इंडिया का कोई भी चीज़ रहा तो ऐसी इनकम को इंडियन इनकम बोलेंगे। तीसरा केस देखिए, इंडिया में रिसीव तो नहीं हो रही है लेकिन कुछ ना कुछ इंडिया में हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, अक्रूड इंडिया में हो रहा है, तो ऐसी इनकम को भी इंडियन इनकम बोलेंगे क्योंकि इंडिया का कुछ ना कुछ कनेक्शन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। फोर्थ आप केस देखिए, इंडिया में रिसीव नहीं हो रहा है ना ही इंडिया में एक्रूड हो रहा है, देखिए इंडिया का कोई कनेक्शन नहीं आया, तो ऐसी इनकम को हम फॉरेन इनकम बोल देंगे। यानी जहाँ पे इंडिया का कोई भी कनेक्शन नहीं दिखेगा वो इनकम फॉरेन इनकम होगी, और अगर इंडिया का कोई भी कनेक्शन दिखा या रिसीव्ड के एस्पेक्ट में या अक्रूड और अराइज के एस्पेक्ट में, तो वो इनकम हमारी इंडियन इनकम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि इंडियन इनकम कौन सी होती है और फॉरेन इनकम कौन सी होती है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी इनकम पे कौन सा इंडिविजुअल टैक्स पे करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक टेबल बना रखा है जिसमें पहला कॉलम है इनकम की टाइप्स, कौन सी इनकम है। दूसरा जो कॉलम बनाया रखा है वो ROR, फुल फॉर्म क्या होगा मैंने लिखा नहीं क्योंकि टेबल में जगह कम थी, फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, जिसको बुक्स में नॉर्मल केस में ऑर्डिनरली रेसिडेंट करके रेफ़र करते हैं। दूसरा जो है RNOR, इसका फुल फॉर्म क्या है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, बुक्स में आपको नॉर्मल केस में क्या मिलेगा, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, तो मैंने उसके आगे रेसिडेंट लगा दिया क्योंकि ये दोनों रेसिडेंट की कैटेगरीज में आते हैं। और तीसरा जो आपका NR स्टैंड्स फॉर नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो आपके पास तीन केसेस हैं, ROR, RNOR और NR। पहली आपके पास इंडियन इनकम, अगर इंडियन इनकम रही तो वो इंडिविजुअल चाहे ROR रहा, चाहे RNOR रहा, चाहे आपका NR रहा, तीनों केस में वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। या देखिएगा, तो अगर इंडियन इनकम है तो तीनों केस में वो इनकम टैक्सेबल होगी। तो बहुत आसान है, इंडियन इनकम हो चाहे जो भी कैटेगरी का हो, चाहे NR की कैटेगरी में आ जाए, चाहे ऑर्डिनरली रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाए, या नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाए, सबको टैक्स पे करना है इंडिया में। ठीक है,
अब आते हैं फॉरेन इनकम के केस में। फॉरेन इनकम में जब फॉरेन इनकम आपने उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो इनकम फॉरेन इनकम है, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट के केस में वो इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है। और इस वाले कॉलम में आइए, फोर्थ वाले कॉलम में जो एनआर वाला कॉलम है, अगर वो इंडिविजुअल एनआर है, नॉन रेसिडेंट है, तो वो इनकम उसके लिए टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगा। ये दो केस क्लियर है कि आरओआर के केस में टैक्सेबल है और एनआर के केस में नॉट टैक्सेबल है। अब बात फंसती है आरएनओआर में। यहाँ थोड़ा सा समझने की चीज़ है। देखिए, नॉट टैक्सेबल इसके केस में भी रहेगा, ठीक है, यानी फॉरेन इनकम सिर्फ आरओआर के केस में टैक्सेबल है और आरएनओआर और एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है आरएनओआर के केस में कि नॉट टैक्सेबल इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ए एंड बी, यानी दो कंडीशन ऐसी है जिसमें अगर आरएनओआर रहा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, वरना फॉरेन इनकम आरएनओआर के केस में नॉट टैक्सेबल होती है, ठीक है। वो केस हैं कौन से, ये देख लीजिए। पहला केस जो ए है हमने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए ए क्या कहता है, इनकम फ्रॉम द बिजनेस, यानी वो बिज़नेस की इनकम जो बिज़नेस इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए, ये फॉरेन इनकम की बात हो रही है, यानी पहले तो वो चीज़ है कि यानी इसका मतलब वो जो बिज़नेस है इंडिया से बाहर ही इस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि फॉरेन इनकम की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। अगर वो बिज़नेस इंडिया में इस्टेब्लिश होता तो वो इंडियन इनकम शुमार होता, इंडियन इनकम में काउंट किया जाता। लेकिन क्योंकि बिज़नेस इंडिया से बाहर इस्टेब्लिश है, सेटअप इंडिया से बाहर किया गया है, आप पैसा इंडिया से बाहर भी रिसीव करेंगे। अगर वो बिज़नेस इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है तो यहाँ तो टैक्सेबल होगा ही आरओआर के केस में, आरएनओआर के केस में भी टैक्सेबल हो जाएगा। ये एक कंडीशन है। और बी कंडीशन क्या कहता है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन विच इज़ सेटअप इन इंडिया, जो कि इंडिया में सेटअप किया गया है। भले से आप पैसा इंडिया से बाहर रिसीव किया आपने, लेकिन अगर वो सेटअप प्रोफेशन जो आपने सेटअप किया है इंडिया में किया है, तो वो फॉरेन इनकम भी आपके आरएनओआर के केस में टैक्सेबल होगी। दोबारा समझ लीजिए, देखिए इंडियन इनकम तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेन इनकम आपके आरओआर के केस में टैक्सेबल है और एनआर के केस में, नॉन रेसिडेंट के केस में नॉन टैक्सेबल है, टैक्सेबल टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है। बात यहाँ पर आती है कि सारी इनकम सारी फॉरेन इनकम आरएनओआर के केस में नॉन टैक्सेबल होती है, सिवाय दो को छोड़ करके। यानी दो इनकम अगर हुई तो आरएनओआर को टैक्स पे करना पड़ेगा। पहली वो इनकम जो बिज़नेस से हुई हो और जो बिज़नेस इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है और सेटअप है इंडिया से बाहर, ठीक है। यानी बिज़नेस को तो इंडिया से बाहर सेटअप किया गया, लेकिन कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है, तो ऐसे बिज़नेस से जो इनकम जनरेट होगी और अर्न होगी और रिसीव्ड होगी, वो आरएनओआर के केस में भी टैक्सेबल होगी, जैसे कि आरओआर के केस में हो रही है। और सेकंड जो इसका बी वाला एक्सेप्शन क्या कहता है कि वो प्रोफेशन जो आपने इंडिया में सेटअप किया है, अगर ऐसी इनकम आपने रिसीव की है या एक्रू की है, तो वो भी आरएनओआर के केस में टैक्सेबल होगी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं ताकि उससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, जो कहता है कि फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ श्री नरेश शर्मा फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 to 22। ठीक है, ये कई आपके 7 के करीब इनकम है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड रिसीव्ड इन इंडिया 12,000। ऐसी नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। आप स्क्रीन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन के लास्ट में आपसे क्या कहा है, फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री नरेश शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 इफ़ ही इज़, 3 कंडीशन दी है। इफ़ ही इज़, ए है ऑर्डिनरली रेसिडेंट दैट इज़ ROR, बी है नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट दैट इज़ RNOR, और सी है आपका नॉन रेसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, आइए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, पहला आपको जो दिया है आप इस तरह का चार्ट बना लेंगे। ठीक है, कि कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ पे उसके नीचे एक और चीज़ लिख दीजिएगा, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, जो असेसमेंट ईयर से के लिए आपको कहा है कैलकुलेट करने के लिए वो करना है।
ठीक है। यहाँ पे मैंने तीन कॉलम बनाया है, ROR दैट इज़ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, दूसरा है RNOR रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और तीसरा है NR। ये आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आइए पहली इनकम पर आते हैं। पहले कौन सी इनकम है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए इंडिया में क्या कुछ ना कुछ हो रहा है कि नहीं? ठीक है, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में रिसीव हो रहा है, प्रॉफिट तो इंग्लैंड की है। ठीक है, लेकिन हम आपको बताए थे कि अगर इंडिया में कुछ भी हो रहा है, या रिसीव करेंगे या डीम टू बी रिसीव, या अक्रूड या और अराइज, या डीम टू अक्रू और अराइज, अगर इंडिया में कुछ भी हो रहा होगा तो इनकम चाहे कहीं की हो, कहीं का बिज़नेस हो, इंग्लैंड का हो या अमेरिका का हो, वो इनकम हमारे लिए इंडियन इनकम कहलाएगी। जब इंडियन इनकम हमारे लिए कहलाएगी तो वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। तो 12,000 अमाउंट था, हम यहाँ भी लिखते हैं 12,000, यहाँ भी 12,000 और यहाँ भी 12,000, यानी तीनों केसेस में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड वाले पे आइए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए रिसीव्ड इन इंडिया दिखा रहा है, यानी वो इनकम कहीं से भी जनरेट करे, रिसीव तो इंडिया में हो रही है, तो इनकम अगर इंडिया में रिसीव्ड हो जा रही है तो ऐसी इनकम को हम इंडियन इनकम बोलते हैं। कनेक्शन यहाँ पर भी इंडियन इनकम वाला आ जाएगा, तो तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट कितना है? 2,000 रुपीज़, यहाँ पर भी 2,000 रुपीज़ और यहाँ पर भी 2,000 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि इंडियन इनकम है तो तीनों को टैक्स पे करना पड़ेगा। थर्ड पे आइए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर। देखिए बांग्लादेश से इनकम जनरेट किया गया, हाउस प्रॉपर्टी मेरा वहाँ था, रेंट रिसीव हुआ होगा। ठीक है, तो वो इनकम का सोर्स हमारा बांग्लादेश में है। क्या उस पैसे को हमने इंडिया में भेजा? इंडिया का कोई कनेक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि बांग्लादेश में ही उस पैसे को हमने अपने अकाउंट में जमा कर दिया। इंडियन अकाउंट नहीं, बांग्लादेश के अकाउंट में। तो इंडिया का कोई कनेक्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसी इनकम को हम फॉरेन इनकम बोलते हैं। और फॉरेन इनकम आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। फॉरेन इनकम जो आपकी होगी सिर्फ़ और सिर्फ जो 4,000 है वो ROR के केस में टैक्सेबल होती है, ना यहाँ पे टैक्सेबल होती है और ना ही NR के केस में टैक्सेबल होती है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद और आगे आइए। ठीक है, 4 देखिए, नंबर 4 क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया। ठीक है, जो बिज़नेस है वो इंडोनेशिया में बिज़नेस इस्टेब्लिश है। डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर। देखिए वहीं के बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया, एकदम वही वाला केस है जो थर्ड नंबर वाला केस है। लेकिन सेंटेंस उसके आगे भी कह रहा है दिस बिजनेस इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। देखिए अगर आपको याद होगा तो ये एक्सेप्शन नंबर 1 आ जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे थर्ड और फोर्थ केस में क्या डिफरेंस है, दोनों चीज़ बिल्कुल सेम है। ठीक है, थर्ड वाला भी जो था वो हाउस प्रॉपर्टी बांग्लादेश से इनकम जनरेट कर रहा था और वहीं किसी बैंक में अपने पैसा जमा कर दे रहा था। वही चीज़ यहाँ पे इंडोनेशिया के रेस्पेक्ट में हो रहा है कि बिज़नेस जो है वो इंडोनेशिया में उससे इंडोनेशिया की बिज़नेस से प्रॉफिट जनरेट किया और वहीं उस प्रॉफिट को अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। लेकिन क्वेश्चन उसके आगे क्या कह रहा है कि दिस बिज़नेस इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो ऐसे केस में आपको याद होगा, अमाउंट पहले देख लेते हैं। अमाउंट दिया है हमारा 5,000 रुपीज़, तो ROR के केस में टैक्सेबल होगा, यहाँ पर भी टैक्सेबल होगा, एक्सेप्शन नंबर A। और यहाँ पे आपका क्योंकि फॉरेन इनकम है तो NR के केस में नॉन टैक्सेबल होगा। ठीक है, फॉरेन इनकम ROR के केस में तो टैक्सेबल होता ही है, यहाँ पे फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन केस क्योंकि है एक्सेप्शन वाला जिसमें ये कह रहा है कि वो बिज़नेस इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, तो ऐसी इनकम को पे टैक्स पे करते हैं। ठीक है, 5th पॉइंट आइए। इनकम अक्रूड इन भोपाल। देखिए अक्रूड इन भोपाल, भोपाल जो आपका इंडिया में है, इंडिया का रेस्पेक्ट आ गया तो आगे क्वेश्चन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए। बट रिसीव्ड इन सिंगापुर, आपने इनकम भोपाल में अक्रूड की है लेकिन रिसीव सिंगापुर में किया है, तो हमें मसला नहीं है, हमें मतलब नहीं है। इंडिया का कनेक्शन आ गया है, इसका मतलब ये इंडियन इनकम है। अमाउंट कितना दिया हुआ है? अमाउंट हमारा 6,000 रुपीज़ दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो 6,000 इंडियन इनकम है, तो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया। सीधी सी बात है, इंडियन बिजनेस जो है इंडिया का है, वहीं से प्रॉफिट जनरेट किया, तो ये भी आपके लिए इंडियन इनकम है। अमाउंट कितना दिया हुआ है?
अमाउंट दिया है आपको 15,000 रुपीज़। ठीक है, तो इंडियन इनकम जो होती है वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होती है, यानी तीनों इंडिविजुअल को, तीनों कैटेगरी के इंडिविजुअल को टैक्स पे करना पड़ेगा। तीनों के लिए जोड़ दिया उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में। अब आइए लास्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम। देखिए फॉरेन इनकम है, ठीक है, पास्ट वाली है, अनटैक्स्ड है। ठीक है, फॉरेन इनकम वो है जो पास्ट वाली है और अनटैक्स्ड है। ब्रॉट इनटू इंडिया, देखिए इंडिया लाया जा रहा है, तो आप कहेंगे कि इंडिया से कनेक्शन है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है फॉरेन इनकम ला रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया में जब लाते हैं कोई चीज़ तो वो इंडियन इनकम बन जाती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ऐसी इनकम पर हम टैक्स पे नहीं करते। क्यों नहीं पे करते? क्योंकि ये जो इनकम पास्ट अनटैक्स्ड इनकम है वो प्रीवियस ईयर की नहीं है। देखिए प्रीवियस ईयर में लाया जा रहा है इंडिया में, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर में जनरेट नहीं किया गया है। ठीक, क्योंकि प्रीवियस ईयर में अगर जनरेट किया जाता या रिसीव किया जाता तो वो क्वेश्चन उस पर बताता। प्रीवियस ईयर में इंडिया में लाया जा रहा है, ये पता नहीं कितने साल की अनटैक्स्ड इनकम है जिस पे टैक्स नहीं पे किया गया है। हम यहाँ पे सिर्फ उस इनकम पे टैक्स पे करते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्यों होता है कि प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ और असेसमेंट ईयर में इनकम पे टैक्स दो। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर पे टैक्स पे करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पिछले 10 साल की इनकम पर हम आज 1 साल में टैक्स पे करेंगे, ऐसा नहीं होता, बल्कि पिछले 1 साल की इनकम पे, जिसको प्रीवियस ईयर कहते हैं, इस साल हम टैक्स पे करेंगे जो असेसमेंट ईयर होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन साइलेंट है, वो ये नहीं बता रहा है कि जो अनटैक्स्ड इनकम है वो कौन से ईयर की है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप उस पर टैक्स पे नहीं करेंगे, इसलिए ये अमाउंट तीनों में से किसी कैटेगरीज़ में ऐड नहीं होगा और ये अनटैक्स्ड इनकम, इस पर हम इस बार टैक्स नहीं देंगे। इसका अलग के सिनेरियो है, वो बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे क्या करेंगे, आप उसको टोटल कर लेंगे, तो इसका जो आपका अमाउंट आ जाएगा वो 44,000 रुपीज़ आ जाएगा, इसका जो आपका अमाउंट आ जाएगा वो 40,000 रुपीज़ आ जाएगा और इसका आपका 35,000 के अराउंड आ जाएगा। ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपको क्वेश्चन में इनकम दी रहेगी और केस दिया रहेगा कि ये वाली इनकम किस किस कैटेगरी के इंडिविजुअल में टैक्सेबल है। क्वेश्चन आपको इस तरह भी दे सकता है कि जैसे यहाँ श्री नरेश शर्मा जो थे, अगर वो क्वेश्चन में आपको उनकी डिटेल्स दी रहे जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस, तो हो सकता है पहले आपको श्री नरेश शर्मा का रेसिडेंशियल स्टेटस पहले चेक करना हो कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट हैं, कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, या एनआर है, नॉन रेसिडेंट हैं। तो वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो बनाया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल कैसे चेक करते हैं। तो पहले आप उनकी बेसिक कंडीशन को देखेंगे कि फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। बेसिक कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रहा है उसको नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर दीजिए। बेसिक कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है तो रेसिडेंट तो हो गया। अब एडिशनल कंडीशन चेक करिए कि कौन सी कैटेगरी का रेसिडेंट है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। तो पहले आप उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। उसके बाद जो इनकम है, यह हमने बताया कि इंडियन इनकम तीनों में टैक्सेबल होगी और फॉरेन इनकम आरओआर के केस में टैक्सेबल है, एनआर के केस में नॉन टैक्सेबल है। जो बीच वाला हमारा बचता है आरएनओआर, उसमें भी नॉन टैक्सेबल है सिवाय 2 केस के। 2 केस में वो वहाँ पर भी टैक्सेबल है। पहले वो बिज़नेस जो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है या वो प्रोफेशन जो इंडिया में सेटअप किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर कन्फ्यूजन होगा वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके चेक देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए, कोई डाउट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।